गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हैप्पी चिल्ड्रन डे। वेलकम। चलिए चैप्टर थ्री पढ़ना आज। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का क्या है, एमसीक्यू को बता दिया गया है। चैप्टर 3 का बताया जा रहा है। देखिए चैप्टर 3 में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, अभी जो बताया जा रहा है उसको सीख लोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बताएंगे। अगर मेरे पास 2 लाइन है, कितने लाइन है, 2 लाइन है, तो 2 लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो मतलब बनाते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। देखो 3 संभावनाएं हो सकती है। या तो दोनों लाइन किसी बोर्ड पे या किसी पेज पे भी बनाए 2 लाइन, तो या तो दोनों लाइन एक जगह पे मिलेगा, या तो समांतर होगा, या तो एक बनाए एक के ऊपर होगा। ग्राफ में अगर हम बना के देखे हो तो इससे 3 ही संभावनाएं हैं, इससे चौथा संभावना नहीं है। या तो एक जगह पे मिलेगा, या तो समांतर होगा, या तो एक के ऊपर एक होगा, ओवरलैप। इसको बोलते हैं संपाति। जब ग्राफ बनाओगे तो ये तीनों संभावना, इससे अलावा चौथी संभावना नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये समांतर है और ये संपाति है। क्या है, संपाति है। तो 3 केस हमको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, पहला केस क्या है, और इसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है किसी लाइन का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, व्यापक रूप या मानक रूप बोलते हैं। मानक रूप क्या होता है, मानक बोले या व्यापक। मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यही है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या स्टैंडर्ड रूप। पहले x रहेगा, फिर y रहेगा, फिर नंबर रहेगा। ठीक है, और पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1, इसलिए इसको रैखिक। रैखिक मतलब क्या होता है, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो। और दो चर कितने हैं, दो, एक चर x है, दूसरा चर y है। दो चर वाले रैखिक समीकरण इस फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे a b c क्या है, कोई रियल नंबर से वास्तविक संख्या है, यहाँ पे कोई भी संख्याएं हो सकती है। a की जगह 2, b की जगह 3, c की जगह 5, कुछ भी हो सकता है। इसी फॉर्म में रहेगा, पहले x फिर y फिर नंबर। ठीक है, तो ये किसका स्टैंडर्ड रूप है, किसी लाइन का, किसी रेखा का। किसी रेखा का अगर बोलेगा मानक रूप तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हुआ किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले, क्योंकि इसमें चर 2 हैं। अगर बोलेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, सिंगल चर होगा, उसका रूप क्या होता है, तो वो इस रूप में होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी। इसमें देखो x का पावर कितना, 1 है, और चर यहाँ पे सिर्फ x दिख रहा है, कितना, 1। तो इसमें बोले एक चर वाले, और पावर 1 है इसलिए रैखिक, और पावर 2 रहेगा तो द्विघात। यहाँ पे कितने चर है, दो चर वाले। एमसीक्यू को पहला क्वेश्चन ही आपका वही है, देख लीजिएगा। व्यापक रूप ये वाला होगा दो चर वाले का, और व्यापक रूप एक चर वाले का ax प्लस बी होगा। ठीक है, समझ गए इतना। अब इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं और बढ़ाते हैं। अब देखो, अगर मेरे पास 2 लाइन है, कितना लाइन है, 2 लाइन है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहले लाइन के लिए हुआ। उसका व्यापक रूप दूसरे लाइन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरे लाइन के लिए हुआ। तो इस तरह 2 समीकरण दिए हुए होंगे, और समीकरण को देखकर आपको उसकी स्थिति बतानी है या उसका नेचर बताना है, वो किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2, इस पर हम लोग अभी देखेंगे किस कंडीशंस पे क्या कहा जाएगा। तो हम लोग 3 कंडीशंस पढ़ेंगे। केस 1, स्थिति 1। केस 1 में क्या होता है, देखो केस 1 में सबसे पहले केस 1, जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। When two lines intersect at a point, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कुछ केस ऐसा होगा, देखो एक लाइन इधर से गया, दूसरा लाइन इधर से गया, ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन, कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पर मिला, एक पॉइंट पर मिला, इसलिए हल भी इसका कितना होगा, एक हल। तो इसको हम बोलेंगे कोई एक हल, क्या बोलेंगे, कोई एक हल। और इसके जैसा दूसरा नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल।
तो ये हम बोल सकते हैं जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इसका एक हल का मतलब x का एक आंसर निकलेगा और y का एक आंसर निकलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक हल या अद्वितीय हल, ठीक है। और हल निकलता है तो इसको बोला जाता है संगत, क्या बोलते हैं, संगत। तो देखो यहाँ क्या क्या इसका कंक्लूजन निकल सकता है, निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष हम लोग इसे क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका जो नेचर हुआ, पहला वाला जो पॉइंट्स हम लोग यहाँ से लिखेंगे। पहला पॉइंट्स होगा कि एक हल, कितने हल, एक हल। और इसी को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा दूसरा नहीं, अद्वितीय हल, ये हो गया। अब हल निकलता है तो इसको बोला जाता है संगत, क्या बोलते हैं, हल निकल रहा है तो संगत। उसके बाद ये हो गया कंडीशंस, सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशंस। इसका क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही हैं। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो एक हल और वैल्यू निकलता है इसलिए संगत, और ये कंडीशंस, ठीक है। जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए केस 2, जब दो रेखाएं समानांतर हो, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल। ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हम ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, अगर ऐसी स्थिति आ गई तो क्या करेंगे हम लोग, एक भी पॉइंट पर मिलता नहीं है, और नहीं मिलता है इसका मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो देखिए पहला कंक्लूजन या पहला निष्कर्ष क्या निकलता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, पहला निष्कर्ष निकला। क्योंकि एक भी पॉइंट पर अब जब हल निकला ही नहीं तो इसको बोलेंगे असंगत, क्या बोलेंगे, असंगत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और तीसरा कंडीशंस याद रखना है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशंस, ठीक है। जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए केस 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 3, जब दो रेखाएं संपाती हो, जब दो रेखाएं संपाती का मतलब, संपाती का मतलब ओवरलैप, पहला लाइन बनाए और जब दूसरा लाइन बनाए ना तो उसी के ऊपर आ गया, उसी के, ये पहला लाइन बनाए, जब दूसरा लाइन ड्रॉ किए तो उसी के ऊपर में आ गया, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संपाती, क्या बोलते हैं। अब बहुत जगह पे मिला है इसलिए इसको हम बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। कंडीशंस क्या होगा, इसको बोले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। और बहुत सारा हल निकलता है इसलिए क्या होगा, संगत, क्या होगा। और कंडीशंस क्या होगा इसका, तीनों सेम, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इससे जितना भी बताएं इससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10, x - 2y इक्वल टू 0, 3x + 4y - 20। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए पहले x फिर y फिर नंबर, x फिर y पर नंबर। तो यहाँ x है y नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, 0, क्या ले सकते हैं, यहाँ कुछ कोई नंबर नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ x 1, क्या। तो देखोगे यहाँ पे ये पोजीशन है A1 B1 C1, ये A2 B2 और ये C2। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं A1 कितना, A1 1, B1 -2, C1 0, ठीक है। A2 3, B2 4, C2। तो इसका यूज बहुत ज़्यादा है अभी चेक करने के लिए, और मेरा ऑप्शन जैसा देगा उसके हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। जब भी चेक करना तो हम अभी देखें रेशियो के फॉर्म में, A1/A2, A1/A2 कितना निकला, 1/3, 1/3। फिर निकालें B1/B2, B1/B2 कितना निकला, -2/4, काटेंगे कितना आ गया, -1/2। दोनों सेम है, अगर दोनों सेम होता तो हम C1/C2 निकालते हैं, सेम नहीं है तो उसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम देख लिए यहाँ सेम नहीं है, आगे नहीं बढ़ेंगे।
अगर निकाल जो कोई काम का भी नहीं वो निकाल के C1/C2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? C1 कितना 0, 0/20 -20 तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका भी कोई काम नहीं क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं। अगर बराबर हुआ तो हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही बराबर नहीं मिला तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, सेम नहीं है। तो ये कंडीशन किस में होता है? पहला केस, जब दो रेखाएं एक प्रतिच्छेद करती है तो इसका कंडीशन होगा ऑप्शन में संगत देगा तो संगत लिखेंगे, प्रतिच्छेदी देगा तो प्रतिच्छेदी लिखेंगे, और अधित्व हल होगा तो अधित्व हल लिखेंगे। उसके हिसाब से जो होगा वो लिख देंगे। चेक इसी तरह से करना, समझ गए? तो देख लो क्या दिया ऑप्शन में, प्रतिच्छेद। हाँ तो वही लिख देंगे। तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। प्रतिच्छेद यानी व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। चलो यहाँ देखो 29, यहाँ देखो कितना मुश्किल से उसको बुलाया है। देखो इधर 29 2x + 3y = 5 है, 4x + 6y = 15 है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे इधर क्या है, कोई भी नंबर इधर 0 होना चाहिए, तो जो भी नंबर इधर है उसको इधर ले आएंगे। प्लस में तो इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस। ये प्लस में तो माइनस, ठीक है। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। -5 इधर लिख दिए 0, -5 इधर लिख दिए 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है? A1 B1 C1 निकालना है। A1 क्या 2, B1 3, C1 -5, A2 4, B2 और C2 -15। इतना तो कर ही लोगे। और अगर x नहीं होता तो इसका कोफिशिएंट क्या होता? 0। तो यहाँ देख लो 2/4 इधर, 3/6 इधर, -5 दो, तीनों सेम आ गया। तीनों सेम नहीं है। काटने के बाद 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, और माइनस माइनस कैंसल, 1/3 सेम है? नहीं सेम है। ये दोनों सेम है, ये सेम नहीं। कंडीशन क्या होगा? ये दोनों सेम हो गया और तीसरा सेम। ये किसके लिए? समांतर। किसके लिए? कहाँ गया? ऑप्शन में क्या दिया देखिए उसका। हाँ तो वही बात होगी। अब जैसा कोई यहाँ पे जो आंसर होगा कोई हल नहीं, क्योंकि पैरेलल हो जाएगा। कोई हल नहीं है ना। आसान आसान, इतना आसान एग्जाम में देगा तो नहीं बना पाओगे। चलिए यहाँ देखिए 37, 3x + 2 के। अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन का। दो इक्वेशन दिया, हमेशा रखना सबको एक तरफ रखना है, इक्वल टू के बाद में 0 रखना है। क्या रखना है? तो ये +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो आप अरेंज कर दो अपने हिसाब से। हो गया। अब देखिए A1 = 3। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, सिर्फ y को बंद कर देंगे, y को जो बचेगा वही B1। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो यहाँ पे -2, A2 कितना 2, B2 कितना 5, C2 कितना ओनली 1, ओनली निकल गया। अब देखते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन दिया है समांतर। क्या दिया? तो समांतर होने के लिए क्या लिखेंगे? समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए? समांतर होने के लिए कंडीशंस क्या है याद करो। A1/A2 = B1/, नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाएंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ क्या 3, क्या है 3, और इक्वल टू कितना है 2k/5, ठीक है। ये दोनों और बराबर नहीं है किसके? -2। अब क्वेश्चन में देखते कि क्या हमसे पूछा है। क्वेश्चन में कहीं पे ये साइन है देखो तो, यानी सॉल्व ऑप्शन में नहीं ना, ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में बराबर होगा। ऑप्शन में क्या है? सुन लो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, कि अगर बीच आंसर में बराबर है तो ये वाला लेंगे, अगर कोई आंसर में बराबर नहीं है तो ये वाला लेंगे। तो बराबर है तो हम ये दोनों को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3/2 और 2k/5, 3/2 = 2k/5 क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 और 5 3 या 15, k = 15/4। देखिए आंसर है, हो गया। अगर बराबर नहीं होता ये वाला तो ये दोनों लेके फिर क्रॉस कर लेते हैं। ये बता रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा और ये बताया k का वैल्यू क्या नहीं होगा, ठीक है।
चलिए देखिए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो करंट दो तरह का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी हो गया अल्टरनेटिंग करंट, डीसी हो गया डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो ट्रांसफार्मर से हम लोग घर पे सप्लाई आता है उसको बोलते हैं एसी करंट, ठीक है। उसमें क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, कहीं वोल्टेज बढ़ेगा कहीं वोल्टेज घटेगा। लेकिन डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट, उसमें वोल्टेज एक ही जैसा मिलता है। वो हमको कहाँ से मिलता है, किसी बैटरी से मिलता है, इन्वर्टर से मिलता है। वहाँ देखा जब ये इन्वर्टर या बैटरी से चलेगा ना तो एक ही वोल्टेज रहेगा, उसमें अप डाउन नहीं होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता। समझ गए। एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज, और डीसी का फ्रीक्वेंसी 0। पढ़ोगे ये सब क्लास 12 में, अभी तो नहीं पढ़ना, थोड़ा सा बता दिया, ज्ञान बढ़ेगा तो लोग। अरे कौन था, चलिए देखिए यहाँ A1 कितना 1, B1 कितना कुछ नहीं तो 1, C1 कितना -4, A2 2, B2 के प्लेस पे Y को बंद कीजिए, P क्या P, और C2 -3 हो गया। सही है। अब कंडीशन से चलें, क्या दिया क्वेश्चन में, कोई हल नहीं, क्या लिखा है, हाँ अद्वितीय हल। अच्छा अद्वितीय हल का कंडीशन लिखना है ना, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए। तो आपका एमसीक्यू में इतना लिखना नहीं है, ये तो अभी समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। कंडीशन क्या था, पहला वाला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 कितना 1/2, उसके बाद इधर B1 कितना 1/P, क्रॉस करेंगे देखो 1 इंटू P, P1 जा P नॉट इक्वल टू 2 आ गया आंसर। देखिए P नॉट इक्वल टू 2 मतलब P का वैल्यू 2 नहीं होगा, 2 के अलावा दुनिया में कोई भी नंबर हो सकता है जो रियल नंबर हो। समझ गए। तो आप लोग कहाँ से 1 से लेकर 40 तक बना के लाओगे, उसके बीच में अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो कल पूछ लोगे, ठीक है। उसके बाद आगे कल पढ़ाया जाएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।